की स्पीड से है। 5 सेकंड बाद शुरू करते हैं। स्टार्ट। महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है स्वस्थ विश्व। विश्व स्वास्थ्य संगठन सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी अनुसंधानों के मामलों में विभिन्न राष्ट्रों के बीच बढ़ते हुए सहयोग का प्रतीक है। हम कहते तो हैं कि संसार एक है, लेकिन इस विचार के पूरे आशय को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। संसार की एकता का मतलब यह नहीं होता कि इस पृथ्वी के आधे लोग गरीब रहें और आधे मालदार, आधे स्वस्थ रहें और आधे बीमार। दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि कोई महामारी या कोई दूसरी बीमारी फैलती है तो इसे वास्तव में सारी मानवता के लिए गंभीर खतरा और विज्ञान की उन्नति के लिए एक चुनौती समझा जाना चाहिए। अधिकांश बीमारियों का कारण गरीबी है। केवल आर्थिक विकास से ही एक ऐसे सामाजिक प्रशासन का जन्म हो सकता है जो रोगों पर विजय पाने के लिए विज्ञान को उपयोग करने में सक्षम हो। बहुत सी बीमारियां माताओं के लिए पौष्टिक आहार के अभाव के कारण पैदा होती हैं। भारत में भोजन की समस्या केवल यह नहीं है कि हम अधिक अन्न पैदा करें, बल्कि यह भी है कि हम पौष्टिक अन्न पैदा करें। हमारी सरकार जरूरतमंद लोगों और विशेषकर बच्चों और माताओं के लिए रोगों से रक्षा करने वाले खाद्य उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों को सबसे अधिक महत्व देती है। आज जो लोग विकास संबंधी नियोजन में लगे हुए हैं, वे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मदों पर धन लगाना नहीं भूल सकते, क्योंकि इससे ये दोनों ही बातें होती हैं। प्रथम, खुशहाली, जो सारे विकास का अंतिम लक्ष्य है, और दूसरे, इससे अधिक बल और कुशलता प्राप्त होती है, जो कि सबके लिए उचित जीवन स्तर प्राप्त करने की दृष्टि से मानवीय साधनों के अनिवार्य गुण हैं। दूसरों पर अधिक निर्भरता और अल्प आयु, ये दोनों ही चीज़ें आर्थिक प्रगति की दुश्मन हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि एक पीढ़ी के जीवन काल में ही एशिया के कुछ देशों में उनकी कम से कम 32% कुल उत्पादन क्षमता जनता की अल्प आयु में मृत्यु के कारण नष्ट हो जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मनचाहा रोजगार हर बच्चे का अधिकार है, किंतु धूप और हवा, पानी और खाने में से उसका कितना हिस्सा है, यह उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति के कारण सीमित हो जाता है। हम यह समझते हैं कि इस अन्याय को समाप्त करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। महोदय, सब बच्चे एक सी नैसर्गिक देन लेकर पैदा नहीं होते, किंतु हर सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह हर बच्चे को अपनी कार्य क्षमता को पूरा विकास करने का अवसर दे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के सिद्धांतों में मुझे यह एक बात विशेष रूप से मूल्यवान लगी। इसमें कहा गया है, बच्चे के स्वस्थ विकास का बुनियादी महत्व है पूर्णतः परिवर्तनशील वातावरण में मधुर जीवन व्यतीत करने की क्षमता इस प्रकार के लिए अनिवार्य है। बच्चों में इस तरह की क्षमता कैसे पैदा की जा सकती हैं? वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण काम तो बच्चे को अपने व्यक्तित्व के तंग दायरे से निकालकर समुदाय के हित की सोचने और केवल वर्तमान के बारे में न सोचकर आगे आने वाली दुनिया के बारे में सोचने के लिए तैयार करना है। हर एक जीवित प्राणी के लिए आदर उत्पन्न करना आवश्यक है। इसका अर्थ उस हर व्यक्ति का आदर करना है जिससे स्वास्थ्य और जीवन चलता है। इसका अर्थ वायु, जल और पृथ्वी जैसे जीवन उपयोगी तत्वों का भी आदर करना है। जिस तेजी से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, उस तेजी से उद्योग धंधे बढ़ते जा रहे हैं और जिस तेजी से शहर फैलते जा रहे हैं, उसको देखते हुए तेजी से बदलते हुए वातावरण के कारण और जो भी जरूरी हो गया है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए तथा उसे सही मूल्यों की समझ देने के लिए यह संभव उपाय किए जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के पूर्व कथन में स्पष्ट कहा गया है कि सफलता केवल विशेषज्ञों के काम करने से ही नहीं मिल सकती, बल्कि बहुत कुछ प्रबुद्ध जनमत पर निर्भर है। जैसा कि मेरे पिताजी ने इस इमारत का उद्घाटन करते हुए कहा था कि जिस उद्देश्य को आगे बढ़ाना है उसके बारे में लोग आश्वस्त होने चाहिए। जनता के स्वास्थ्य और उन्नति के लिए प्रबुद्ध जनमत और जनता का सक्रिय सहयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रबुद्ध जनमत अब केवल ऐसे मामलों तक ही सीमित नहीं रह सकता जो व्यक्तिगत स्वार्थता सिखाते हों। व्यक्ति को सामूहिक या सामाजिक भलाई को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की शिक्षा दी जानी चाहिए। सामूहिक हित के लिए हम केवल अपने प्रति ही जवाबदेह नहीं, बल्कि कल आने वाले समाज के प्रति भी उत्तरदायी हैं। विकासशील देशों के अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का बहुत बड़ा हाथ है।
भाइयों, हम तो स्वतंत्र भारत के हैं। हमें स्वतंत्रता मिले लगभग 55 वर्ष हो गए। जिस स्वतंत्रता के लिए भारत के हिंदू और मुसलमानों ने गदर का झंडा उठाया था और अपना खून बहाया था, जिसके लिए देश आग और तूफान से होकर गुजरा और घोर यातनाएं सही और कुर्बानियां की, वह स्वतंत्रता मिली। अंग्रेजों के शासन से हमें छुटकारा मिला। अंग्रेज लोग भी हमारे देश से चले गए, लेकिन दुख की बात यह है कि अंग्रेजी भाषा का जो मोह है, बोलबाला है, वह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसका अंत कब तक होगा, भगवान ही जाने। क्या हमारे लिए स्वतंत्र भारत के लिए एक भाषा नहीं है? हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं, वे सब क्या समृद्ध नहीं है, कमज़ोर है? यही प्रश्न सबके मन में उठता है, क्योंकि समय समय पर लोकसभा में हमारे भारत में जन्मे नेतागण बोलते हैं कि अंग्रेजी हमारी संपर्क भाषा रहेगी। ये लोग हमारे पूज्य महात्मा जी के लक्ष्य को भूल गए, अपने स्वार्थ भाव के कारण भारत के गौरव को गिरवी रखते आ रहे हैं। राष्ट्रपिता गांधी जी ने जिस हिंदी को देश की एकता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, सारे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए उपयुक्त माना, उस हिंदी की अवहेलना जब जब हो रही है, तब हम सब भारतीयों को भारतेंदु का ध्यान आता है। निस्संदेह विदेशी भाषा हृदय की सूल है। 1965 में हिंदी को पूरी तरह से राष्ट्रभाषा बन जाना था, परंतु वह नहीं बनी। राजभाषा के संदर्भ में गठित खेर आयोग 1955 और पंत समिति के अनुसार 1963 में बनाए गए राजभाषा अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई कि अंग्रेजी 1965 के बाद भी राजभाषा रहेगी। 1965 में इसमें यह संशोधन किया गया कि अंग्रेजी तब तक कामकाज की भाषा रहेगी जब तक हिंदी राजभाषा योग्य नहीं बन जाए। इस प्रकार इन कुचक्रों ने हिंदी को उपेक्षित किया और भाषा की राजनीति हिंदी के विरुद्ध शुरू की गई। अब भारत में अधिकांश तथा सारा कामकाज अंग्रेजी में हो रहा है। भारत की सारी सोच अंग्रेजी में है। इसका अर्थ है कि कुछ अंग्रेजी प्रेमी भारत में राज्य कर रहे हैं। जनता राजकाज से अपरिचित है, वह चाहे तो भी राजकाज में भागीदारी नहीं कर सकती। अंग्रेजी तो प्रभुता की भाषा है, शासन की राजरानी अंग्रेजी है। महोदय, ज्ञान या विज्ञान किसी भाषा पर निर्भर नहीं। चोट लगने से हर व्यक्ति को पीड़ा होती है, चाहे वह साक्षर हो या निरक्षर, या फिर वह अंग्रेजी भाषा जानता हो या रूसी। हंसना या रोना किसी भाग्य में नहीं होता, ये अनुभव की अनुभूति की वस्तुएं हैं। भाषा की आवश्यकता संवाद की संप्रेषण की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। किसी दृश्य, घटना या व्यंजन का आनंद लेने में भाषा की भूमिका नहीं होती, पर जब इसी अनुभव को दूसरों को बताए जाने की आवश्यकता हो तो भाषा की भूमिका प्रधान हो जाती है। भाषा जिस धरती से जन्म लेती है, वहाँ उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। वह उस देश प्रदेश की संस्कृति का अंग बन जाती है। कुछ भी नया, अभिनव ज्ञान विज्ञान धरती से जुड़ी इस भाषा के माध्यम से ही संप्रेषित किया जा सकता है। वह सर्वमान्य है। और फिर यदि कोई वस्तु, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान जनसाधारण को दिया जाना है, तो वह जनसाधारण की भाषा में ही होना चाहिए। महाकवि तुलसीदास ने इस उद्देश्य से रामचरितमानस की रचना लोक भाषा में की। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे संस्कृत भाषा के माध्यम से नहीं, तत्कालीन जनसाधारण की भाषा पाली के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, ताकि अधिकाधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। हिंदी के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहम, सब उन्नति का मूल। हिंदी हमारे देश की जनसाधारण की भाषा है, जो यहीं जन्मी, यहीं पनपी। यह बहुसंख्यकों की भाषा है। यह राजभाषा भी है। सरकार की राजभाषा नीति भी यह कहती है कि हिंदी का प्रयोग क्रमिक रूप से विकास करता रहे, ताकि शासन प्रशासन में, न्याय और विधि में, ज्ञान विज्ञान में गोपनीयता जैसी कोई बात नहीं हो, पारदर्शिता आए और वह जनसाधारण के लिए ग्राह्य हो। प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में देश का अग्रणी संस्थान होने के नाते हम पर यह दायित्व है कि हम प्रौद्योगिकी के विकास को, ज्ञान विज्ञान को जनसाधारण तक जनभाषा में ही पहुँचाए और साथ ही सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भी योगदान करें। इस उद्देश्य से हम अपनी हिंदी विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा द्वारा विद्वान लेखकों के हिंदी के मूल रूप में लिखे लेख आप तक पहुंचाते रहे हैं। इसी चेष्टा की एक कड़ी थी गत वर्ष संस्थान में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के सहयोग से आयोजित हिंदी गोष्ठी।
ब्राह्म।